थैंक यू डॉक्टर साहब। मंचासीन आदरणीय अतिथिगण, डॉक्टर बैरवाल जी, डॉक्टर मनीष जी, मीडिया से आए हुए अतिथिगण एवं समस्त किसान भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी बताया और डॉक्टर साहब ने जो 2 दिन की थी ना 2 दिवसीय ट्रेनिंग जो दी है आपको, इस बारे में कोई मुझे सबको शुभा नहीं है। आप निश्चित तौर पर लाभान्वित हुए होंगे कि डॉक्टर साहब को मैं पिछले 3-4 साल से जानता हूँ। निरंतर रूप से, चाहे कोरोना काल हो चाहे नॉर्मल टाइम रहा हो, ये निरंतर रूप से अथक प्रयास से किसानों के साथ लगे हुए हैं और स्पेशली पशुपालन के क्षेत्र में सराहनीय इनका योगदान रहा है गंगानगर जिले के लिए। तो बहुत अच्छी बातें आपको बताई और एक बात जो आपने ये बताई, आत्मा के दौरान आप मुर्गी पालन की ट्रेनिंग ले रहे थे, वो आपने कन्वर्ट करवा के उसको बकरी पालन में करवाया। ये आपका दर्शाता है आपका अनुभव और आपकी जिज्ञासा, क्योंकि आप सबको पता है कि गंगानगर में ड्यू टू आपका जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि मुर्गी पालन इतना सक्सेसफुल यहाँ पे नहीं हुआ है पिछले दशकों में। तो बेहतर प्रयास है कि आप मुर्गी पालन को छोड़कर आप बकरी पालन की ओर जा रहे हैं। दूसरी चीज़ आपने बताई, एक बहुत सटीक सा वर्ड इस्तेमाल किया था, व्यावसायिक बकरी पालन। जब जहाँ तक व्यवसाय की बात आती है तो हमको उसको उसी एंगल से देखना है, चाहे वो खेती। अभी हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, स्पेशली किसानों की, हर किसान पशुपालक है, ऐसा कोई किसान नहीं है जो पशुपालक नहीं है। समस्या कहाँ है कि व्यावसायिक जो उसका दृष्टिकोण है, डॉक्टर नक्षत्र सिंह जी ने बताया था, एटीट्यूड आपका क्या है, और वो ही डिपेंड करता है कि आप आगे कितना सफल होंगे, कितना आगे जाएंगे। अगर आपका एटीट्यूड उस दिशा में है, आप वही निर्धारित करेगा कि आप प्रोग्रेसिव हैं, आप कितना आगे जाएंगे और कितना काम करेंगे। तो ये वर्ड जो बड़ा गंभीर रहस्य अपने आप में कि व्यावसायिक आप किस तरीके से बकरी पालन करेंगे, उसमें छोटे छोटे स्टेप्स आपको बताए गए कि आपको प्रबंधन करना है। आपको इन्होंने बताया चारे का प्रबंधन करना है, बहुत बढ़िया बात बताई इन्होंने। कौन सी नस्लें लेके आनी, मैं सुन रहा था कि 5 नस्लों के नाम भी आपने बताए। इन्होंने जिक्र किया सिरोही नस्ल का, मैं भी इस बारे में सहमत हूँ कि सिरोही जो ब्रीड है वो बहुत ही कारगर ब्रीड है, अच्छी ब्रीड है। लेकिन गंगानगर में मैंने देखा, गंगानगर में सिरोही जो है बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको बीटल ही बीटल देखने को मिलेगी, या देसी, जैसा माता जी ने कहा कि देसी है। अभी मैं इंटरव्यू ले रहा था SC ST निगम वालों के, तो वहाँ जो भी कोई वो पूछे बकरी, साहब हम बकरी पालन करना है, बकरी पालन करना है, किसी से पूछ रहे भाई कौन सी नस्ल लेके आनी है, तो उनको नस्लों का नाम ही नहीं पता, एक को भी नहीं पता, साहब देसी है। तो यही दर्शाता है कि हम अपने जो ट्रेडिशनल काम है उसके प्रति हम कितने गंभीर हैं। एक वणिये को देखा है ना आपने, वणिक वर्ग क्यों सक्सेसफुल क्यों है, वो बिजनेसमैन क्यों सक्सेसफुल हो जाता है। डॉक्टर साहब ने बताया कि बैलेंस शीट, आपको जब तक उसका धंधे के बारे में पता नहीं होगा, क्या भैया मैंने लगाया और क्या मुझे मिला, ये तो होना चाहिए ना। सारे किसान की प्रॉब्लम क्या है, किसान अपने आप को बिजनेसमैन कभी मानता ही नहीं है। और कितने पशुपालक हैं जो अपने आप को बिजनेसमैन मानते हैं, आप मानते हो अपने आप को? यही प्रॉब्लम है, यही एटीट्यूड है। पशुपालक है आप, भैया बच्चे ला रहे हो, बड़ा करके बेच रहे हो, तो आप बिजनेसमैन हो। बढ़िया क्या करता है दुकान पे, ये तो काम करता है, रॉ मटेरियल लेके आता है, कुछ प्रोसेस करके करते हैं, कुछ रॉ का रॉ डायरेक्टली बेचते हैं। भाई तेल साबुन चीनी खांड जो भी लेके आता है वो आपको वहाँ से सस्ता लाता है और महंगा बेचता है, यही है। और यही आपने करना है, आप लाए, बड़ा किया और बेचा बकरी में, और यही करोगे या और कुछ भी करना है हमको? तो आपको ये पता होना चाहिए मेरी इनपुट कॉस्ट क्या है और मेरा आउटपुट इनकम मेरी क्या रहेगी। उसमें आप शामिल करोगे आपकी अपना टाइम भी। ज़्यादातर क्या होता है, जब भी किसान काम करता है, 2 आदमी उसके परिवार के हमेशा उस खेती में 6-6 महीने में लगे रहते हैं, लगते नहीं लगते? तो उनकी भी मजदूरी तो ऐड करोगे आप। यदि वही किसान बाहर जाके कमाएगा तो 8-10 हज़ार तो कम से कम कमाएगा, तो वो महीने का भी ऐड करके देखो, तब जाके आपको पूरा इनपुट कॉस्ट निकल के आएगी कि भैया कितना मेरा लागत, किस खेती में या पशुपालन में कितनी लागत है। उसके बाद आप निकालो। यदि ये दृष्टिकोण आप अपनाओगे तो चक्षु जो आपके हैं वो निश्चित तौर पे खुलेंगे भी, और साथ में आगे करने के लिए आगे क्या कर सकते हैं, मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, उससे तभी बढ़ पाओगे। जब तक मोटिवेशन नहीं है,
आपको पता है मुझे सूरतगढ़ जाना है, आपको कैसे जाना है ये जब तक आपको पता नहीं होगा कि मुझे बैलगाड़ी से जाना है, मुझे गाड़ी से जाना है, खुद ही गाड़ी से जाना है, बस से जाना है, पता है ना आपको, तभी आप मैनेजमेंट कर पाते हो सारी चीज़ें। ट्रेनिंग लेने का उद्देश्य क्या था ये भी आपको पता है। तो निश्चित तौर पे जो आपको यहाँ पे सिखाया गया उसको अमल करें, पूरी तरह अमल करें, और अपना एटीट्यूड जो है, जो देसी तरीके से हम पशुपालन करते आए थे उसको त्यागें। और जो यहाँ पे 2 दिन के दौरान आपको सिखाया गया है, मैं नहीं कहता कि आप 100% आपने सीख लिया होगा, ये कोई नहीं सीख सकता। 2 दिन के दौरान क्या, इंजीनियर जब 4 साल की इंजीनियरिंग करता है वो भी नहीं सीख पाता। लेकिन ये है, चूँकि आप दिन रात उसी काम को अभ्यास करते हैं, तो आपने निश्चित तौर पे जो कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ जो आपके सामने आई होंगी उनका निराकरण डॉक्टर साहब ने किया होगा। और डॉक्टर साहब ने जो नई तकनीकियाँ आपको बताई हैं, चाहे आपको टीकाकरण हो, है ना, चाहे आपको जैसे चारे का प्रबंधन बताया, कौन सी बकरी लेके आनी है, कब बेचनी है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी है। बकरी का भाव सबसे ज़्यादा कब होता है, सबसे ज़्यादा कब बिकता है, क्या कब भाव मिलता है? हाँ, ईद पे मिलता है ना। तो हमारा प्रबंधन इस तरह का होना चाहिए कि हमारे बकरे उस टाइम पर रेडी हो जब ईद के आसपास, वहाँ हम बेचेंगे, भाव तो तभी मिलेगा। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपको निटी-ग्रिटी पता होनी चाहिए कि भैया मुझे कब खरीदना है, कितना बड़ा करना है, कब बेचना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी जानकारी आप सहेज कर रखेंगे, निश्चित तौर पे ये ही आपको मुनाफा देगा। कुशल प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ये ही 2 चीज़ें हैं वो आपको आगे बकरी लाने में, बकरी को धंधा बनाने में, आपको पैसा देने में सक्षम होंगी। तो खेती में सरकार की जब योजना थी कि 2022 तक आपको किसानों की आय दुगनी करनी है, ये तो सबने सुना आपने। विजन पीएम साहब का कहें या केंद्र सरकार का कहें, बहुत बड़ा था। कोई चीज़ रातों रात नहीं होती है, धीरे धीरे होती है, लेकिन उसके लिए क्या प्रयास हो सकते हैं। खेती के साथ साथ पशुपालन और जो अन्य गतिविधियां हैं वो खेती के साथ ऐड होंगी, तभी जाके हमारी आमदनी बढ़ेगी। अकेली खेती से आमदनी नहीं बढ़ने के लिए ना तो किसी ने कहा था और ना कोई उनकी प्लानिंग थी। तो इसलिए पशुपालन एक बहुत बड़ा घटक है किसानों की आय को बढ़ाने में, और निश्चित तौर पे आप इस पर लाभदायक आपको रहा होगा। ये जो स्कीम्स का डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, मैं आपको बता देता हूँ। बकरी पालन में स्कीम 2 तरह की अभी वर्तमान में है। एक तो केंद्र सरकार की योजना है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, NLM बोलते हैं इसको। आप लिख लीजिए, टाइम मोबाइल सबके पास है, आप गूगल करेंगे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन या NLM, आप ये गूगल पे टाइप करेंगे तो ये आपको निकल के आ जाएगा। पिछले साल तक इस स्कीम में क्या था कि लार्ज स्केल के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए थी, यानी मिनिमम 50 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट यदि आप लगाते हैं तब आपको इस स्कीम के अंतर्गत 50% का लाभ मिलता था। लेकिन पिछले साल इसमें थोड़ा बदलाव किया गया कि 50 लाख का जो बकरी पालन की यूनिट कौन लगाएगा यार, 500 बकरियां तो कोई रखेगा नहीं, वो तो वही रखेगा जो ऑलरेडी चलता आ रहा है, वो भी उसकी भी हिम्मत नहीं है 100-200 बकरियां। 500 बकरियां बहुत बड़ा बल्क होता है। तो इसलिए अभी इसमें चेंज क्या किया, अभी इसमें मिनिमम 100 बकरियां कर दी गई हैं, 100 + 5 की यूनिट, 100 बकरियां 5 बकरी, इसकी यूनिट आपके पास होनी चाहिए। उसकी लागत जो एस्टिमेट करी गई है वो करी गई है 10 लाख रुपए, यानी मान के चलते हैं कि 8 से 10 हज़ार के बीच में बकरी आ जाती है ना। 20 लाख कैसे, 20 लाख का प्रोजेक्ट है, नहीं इसमें 10 लाख का रखा गया। सर बोर तो 40 लाख की है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, होती है वो, आपको 5,000 की मिल जाएगी, 10,000 की मिल जाएगी, या जैसा आपने बताया 40,000 की जो अफ्रीका से आई है वो भी आपको मिल जाएगी। वो ये तो देखते हैं उसको भूपेंद्र जी। तो अब ये आपको तय करना है, जैसा इन्होंने कहा कि कम लागत की बकरी, मैं कह रहा हूँ कम लागत की तो चलो ठीक है, लेकिन बकरी वो खरीदनी है जैसा दूसरे सज्जन ने बताया कि इसमें बढ़ोतरी किसमें ज़्यादा है। मीट बेचना है, बकरा बेचना है, आपको है जितना बकरे का मीट होगा उतना ही उसकी लागत होगी ना। इस मामले में आपकी कौन सी फिट बैठती है, सिरोही बैठती है, बीटल बैठती है, वो आपको तय करना है। लेकिन ये आपको तय करना है मार्केट सर्वे, और उसके बाद ऐसा नहीं उठा ली। आप एक बार अनुभव लें, कई हो गया आपका फार्म विजिट करें, जहाँ भी जैसा डॉक्टर साहब का फार्म है वहाँ विजिट करें, और दूसरे अन्य जो फार्म है वहाँ विजिट करें। अब डॉक्टर साहब भी फार्म विजिट करते हैं, इन्होंने बताया साहब अपने जो कहाँ सोचत में बताया
सोजत में इन्होंने वहाँ पे संधू साहब का भी फार्म देखा। तो यही प्रोसेस है, लर्निंग इसी को बोलते हैं। आप कर रहे हो, यदि आपके अंदर थोड़ी जिज्ञासा है कि कोई आदमी कैसे कर रहा है, जैसे यहाँ पे गुलाबे वाला में डेयरी का फार्म है, वो खुद अपने आप में पशुओं का डॉक्टर है, क्यों डॉक्टर साहब? वो कब से करते आ रहे हैं और उनको पता है। तो यही आपको दर्शाता है कि आप अपने फील्ड में कितना एक्सेल करेंगे। तो मैं सब्सिडी की बात कर रहा था। 100 + 5 की यूनिट जो है, 200 + 10 का यूनिट है, फिर 300, 400, 500। आप इसमें 100 से लेके 500 तक का प्रोजेक्ट आप लगा सकते हैं। मिनिमम आपको बताया 10 लाख, आपको 20 लाख है शायद, हाँ 20 लाख का है, 20 लाख का है। 20 से लेके 50 लाख तक का प्रोजेक्ट आप उसमें लगा सकते हैं। सब्सिडी है वो उसमें कैपिटल सब्सिडी है 50% की। कितनी? 50%। यानी आपने 20 लाख का आपका प्रोजेक्ट है तो 10 लाख की सब्सिडी आपको सरकार के द्वारा दे है। 2-3 चीज़ें आप इसमें देख लीजिए। पहली बात तो ये जो सब्सिडी है वो क्रेडिट लिंक्ड है। क्रेडिट लिंक से तात्पर्य क्या है? आपको अपना पैसा नहीं लगाना है। अपना पैसा तो केवल मार्जिन मनी रहेगा। आपको लोन सैंक्शन होना चाहिए किसी भी बैंक से, चाहे प्राइवेट हो, चाहे ग्रामीण बैंक हो, चाहे सहकारी बैंक हो, चाहे आपका पब्लिक सेक्टर बैंक हो, किसी भी बैंक से हो, आपको बैंक के द्वारा लोन आपको सैंक्शन होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, सैंक्शन हो जाता है वैसे बैंक ही सारे कागज़ जो आपसे पूरे करवा लेते हैं, तो वो ही पेपर आप ऑनलाइन जो NLM का जो सिडबी का जो पोर्टल है, इसको जो चैनलाइजिंग एजेंसी है इसकी सब्सिडी देने के लिए, वो है सिडबी। आप नोट कर लीजिए, SIDBI। सिडबी जो है वो सब्सिडी चैनलाइजिंग एजेंसी है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। कब अप्लाई करना है? लोन सैंक्शन होने के बाद। ठीक है, 50% तक का आपको कैपिटल सब्सिडी इसके ऊपर दे है। अब कोई किसान ऐसा भी हो सकता है कि नहीं साहब हम 100 का यूनिट नहीं लगाएंगे, हम 10 का यूनिट लगाएंगे, 20 का लगाएंगे, 50 का लगाएंगे। तो ऐसे में क्या करें? सारे तो 100 का नहीं लगा सकते ना इनिशियली। सबसे पहले आपको जो कोई नए पशुपालक है वो तो निश्चित तौर पर नहीं लगाना चाहिए उनको। तो शुरुआत 10 से करो, 20 से करो, अपन जिसके जितनी गुदड़ी है और जिसका जितना आसपास का लगता है कि उसको इतना मैं समा सकता हूँ उतना ही कीजिए। तो उसके लिए भी एक स्कीम है, जिला उद्योग केंद्र के जरिए चलती है, PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये भी आप ऑनलाइन आप डालेंगे PMEGP तो आपको इसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। ये भी आपको लास्ट ईयर ही ये घटक ऐड हुआ है कि पशुपालन को भी उसमें ऐड कर दें। PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक है, आप गूगल करिएगा इसको, सारी जानकारी आपको इसके अंतर्गत मिल जाएगी। इसमें क्या है, जो सिडबी के द्वारा जो देय है वो क्या है? 20 लाख से ऊपर। इसमें जो देय है वो 20 लाख तक है। हो गया पूरा। 20 लाख से ऊपर आप जाएंगे, आप सिडबी के थ्रू चले जाइए, NLM में चले जाइए। 20 लाख तक आपको जाना है तो आप PMEGP के थ्रू चले जाइए। ज़्यादा जानकारी के लिए आपके पास गूगल है। और भी आपको लग रहा है कि मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो आप जिला उद्योग केंद्र है श्रीगंगानगर में, देखा है ऑफिस आपने, रेलवे स्टेशन के पीछे की तरफ है ना। आप वहाँ जाके आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, वो आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे। ऑनलाइन अप्लाई होगा इसमें तो जो NLM में है, NLM में क्या था, आपको पहले लोन लेना है फिर सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है। PMEGP में उल्टा है, आपको पहले सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है और वो ही आपको जो जिला उद्योग केंद्र वाले हैं ऑनलाइन फाइल आपकी कंसर्न बैंक में आपको भेजेंगे। बैंक से आपको लोन होगा, फिर आपको सब्सिडी मिल जाएगी। इसमें प्रावधान है 15, 25 और 35% का। 15%, 25% और 35%। इसके बारे में सारी जानकारी आपको इसके थ्रू आपको मिल जाएगी और जिला उद्योग केंद्र में आपको मिल सकती है। ठीक है, ये 2 स्कीमें हैं, स्पेशली बकरी पालन के ऊपर हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, उनके बारे में जिक्र करूंगा तो गुड़ गोबर होने वाली बात है। एक स्कीम का लेकिन मैं जिक्र करूंगा आपसे। राजस्थान सरकार की स्पेशल स्कीम चल रही है एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के लिए। एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी बोलते हैं उसको, एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी। प्रोसेसिंग से मतलब ये है कि आप एग्रीकल्चर में किसी भी कमोडिटी का यदि प्रोसेसिंग करते हैं, करने के लिए प्लांट लगाते हैं, तो उसके ऊपर 50% तक का कैपिटल सब्सिडी और 6% तक का ब्याज पे छूट का, दोनों का ही प्रावधान है। ये जो स्कीम मैंने बताई थी उनके ऊपर केवल कैपिटल सब्सिडी थी,
राज्य सरकार की जो स्कीम है इसके ऊपर कैपिटल और साथ साथ में इंटरेस्ट सब्सिडी दोनों का सम्मिश्रण है ये। लेकिन ये किसके ऊपर है? इसका बकरी पालन और इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है किसान भाई जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटी आप इसका व्यापार कर रहे हैं और उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। प्रोसेसिंग से मतलब समझते हो ना? क्या मतलब है प्रोसेसिंग का? प्रोसेसिंग का मतलब है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन कैसे कैसे हो सकता है? एक तो होता है प्राइमरी प्रोसेसिंग, एक होता है सेकेंडरी प्रोसेसिंग। प्राइमरी प्रोसेसिंग मतलब आप पर्टिकुलर कमोडिटी का वैल्यू एडिशन करते हैं विदाउट चेंज इन फॉर्म, यानी उसके रूप परिवर्तन किए बिना आप उसका वैल्यू एडिशन करते हैं आप उसमें। जैसे उदाहरण दो, क्लीनिंग ग्रेडिंग तो सुना है ना? क्लीनिंग हो गया, ग्रेडिंग हो गया, वैक्सिंग हो गया, तो इनमें फॉर्म चेंज हो रहा है। जैसे मैं आपको कणक का ही बताऊं तो कणक की क्लीनिंग और ग्रेडिंग हो सकती है ना? क्लीनिंग करते हैं फिर ग्रेडिंग करके कर सकते हैं, तो ये वैल्यू एडिशन है। किन्नू होता है तो किन्नू की वैक्सिंग करते हैं ना, क्या तो वो भी एक वैल्यू एडिशन है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो, या फिर सेकेंडरी की बात करते हैं, सेकेंडरी में आप उसका फॉर्म चेंज कर देते हैं। जैसे गेहूं कणक है तो कणक का आपने चक्की से आटा पीस दिया तो वो आपका फॉर्म चेंज हो गया, वो सेकेंडरी प्रोसेसिंग है। तो ये भी प्रोसेसिंग है। तो ऐसा प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए या सेकेंडरी प्रोसेसिंग के लिए आप कोई भी प्लांट लगाते हैं, प्लांट छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है तो ऐसे प्रोजेक्ट कवर होते हैं राजस्थान एग्रो पॉलिसी के अंतर्गत, जिसके अंदर 50% का कैपिटल प्लस 6% का आपको इंटरेस्ट सब्सिडी दे है। एग्जाम्पल के तौर पे बताओ क्या कर सकते हैं? आपके दिमाग में क्या आता है कि ऐसा प्लांट कौन सा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकती है, चावल की पॉलिसी हो सकती है, चने की दाल हो सकती है, चक्की तो लगा सकते हैं, चक्की हो सकता है, सरसों आपके यहाँ खूब होती है, सरसों का एक्सपेलर लगा सकते हैं, है ना? कॉटन होती है, कॉटन की जिनिंग मिल, वो तो बहुत बड़ा है लेकिन वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी आपको समझ में आता है कि छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो उस तरह का प्रोसेसिंग प्लांट यदि आप लगाते हैं तो वो इस स्कीम के तहत आपको कवर होता है। ठीक है, तो ये 3 स्कीम मैंने आज आपको बताई है। आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। नहीं समझ में, आपको बैंक में जाते हैं कोई दिक्कत आती है और कहीं पे दिक्कत आती है तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। नाम है चंद्रेश शर्मा, मैं नाबार्ड से हूं। मोबाइल नंबर है 9983988059। ठीक है, अंग्रेजी में बोल देता हूँ 9983988059। ठीक है, चंद्रेश शर्मा नाबार्ड से। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर साहब को और आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने सुना और हमें बुलाया। थैंक यू।